जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी भारत और मध्य पूर्व एशिया में व्यापारी रिश्ते थे। इस्लाम के जन्म के बाद भी कई सालों तक भारत के पश्चिम तट के मलबार, गुजरात आदि हिस्सों से उनका व्यापार चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम का धार्मिक रूप बदलकर इस्लाम पॉलिटिकल बनता गया, वैसे वैसे इस्लाम में नई भूमि के लिए, संपत्ति के लिए और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए होड़ मच गई। आने वाले 100 साल के अंदर ही सऊदी अरब से निकलकर हजारों मील दूर भारत की भूमि पर इस्लाम बस चुका था। भारत के राजा महाराजा उस वक्त अपने ही नशे में चूर थे, दुनिया की बाकी गतिविधियों से शायद अनजान भी थे, अपनी बनाई हुई जाति व्यवस्था के फल चखने में मशगूल थे। उस वक्त जाति विरहित समाज का वादा करने वाला इस्लाम लोगों को मनमोहक न लगता तो ही आश्चर्य था, भले ही वो एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लिए चल रहा था। आज के इतिहास के पन्ने के इस एपिसोड में जानेंगे भारत में पहली बार कैसे इस्लामी शासकों ने अपने पैर जमाए और कैसे अरबों ने भारत के एक हिस्से को जीत लिया। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि अब जिस भारत की हम बात करने जा रहे हैं वो भारत आज के पाकिस्तान के साथ एक था। आज के पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब ये सभी भारत के हिस्से थे। ईस्वी सन 650 से 700 तक भारत की सीमाओं पर अरबों की ओर से कई हमले हुए, लेकिन वह कमजोर थे। इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ईस्वी सन 711 में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण भारत और अरबों के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए। ईस्वी सन 711 में श्रीलंका से मक्का जाने वाला एक अरब जहाज आज के कराची के पास के देबल के बंदरगाह के किनारे कुछ लुटेरों ने लूट लिया। इसमें संपत्ति के अलावा कुछ औरतें और बच्चे भी थे। इन लुटेरों के खिलाफ देबल के राजा दाहिर ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अल हज्जाज देबल के राजा से नाराज हो गया। फिर इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने अपने कमांडर उबैदुल्ला को देबल पर हमला करने के लिए भेज दिया, लेकिन राजा दाहिर ने उबैदुल्ला को हराकर उसको मार डाला। गुस्साए हुए अल हज्जाज ने अपने एक 17 साल के कमांडर को देबल पर हमला करने के लिए भेज दिया, जिसका नाम था मोहम्मद इब्न कासिम अल थकाफी, जिसको मोहम्मद बिन कासिम भी कहा जाता है। सऊदी के भानु थकीफ वंश में पैदा हुआ मोहम्मद बिन कासिम एक जाबाज लड़ाकू था। वो अपनी 15,000 की सेना के साथ मकरान से होते हुए देबल के किनारे तक पहुंचा। देबल शहर को मोहम्मद कासिम ने तीनों ओर से घेर लिया। राजा दाहिर मोहम्मद कासिम के आक्रमण और उसके तेज तर्रार तरीके को देखकर सदमे में था। उसने देबल शहर को छोड़कर पास के रावर के किले में जाकर वहां से लड़ने का फैसला किया और इसी कारणवश देबल बंदरगाह आसानी से मोहम्मद कासिम के हाथों में चला गया। लेकिन मोहम्मद कासिम इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला था। उसने राजा दाहिर का पीछा किया और नावों का पुल बनाकर सिंधु नदी पार की और रावर के किले से भिड़ गया। रावर में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं में एक घनघोर लड़ाई हुई, जिसमें राजा दाहिर की सेना बड़े ही शौर्य से लड़ रही थी। राजा दाहिर हाथी पर बैठा हुआ अपने सैन्य का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से हुए तेज तर्रार हमले के कारण राजा दाहिर का हाथी डर गया। इसलिए राजा दाहिर हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठ गए। लेकिन जब राजा दाहिर की सेना ने देखा कि हाथी पर राजा दाहिर मौजूद नहीं है, तो वो सेना रन मैदान छोड़कर भागने लगी, क्योंकि सबको लगा कि राजा दाहिर लड़ाई में मारा गया। लेकिन असल में वो जिंदा था। राजा दाहिर की सेना कुछ ब्राह्मणाबाद की तरफ भागी तो कुछ सेना अपनी राजधानी अरोर की तरफ भागी। खुद राजा दाहिर का बेटा जयसिंह भी ब्राह्मणाबाद की तरफ भागा। राजा दाहिर की सेना बुरी तरह से हार गई और इस लड़ाई में आखिरकार राजा दाहिर की मौत हो गई, जिसके सर को काटकर मोहम्मद कासिम ने इराक के गवर्नर अल हज्जाज को बसरा में भेज दिया। राजा दाहिर की मौत के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने मोर्चा संभाला। बड़े शौर्य के साथ मोहम्मद कासिम से उसने एक लड़ाई की, जिसमें रानी बाई की हार हो गई और जिसके बाद खुद रानी बाई और सैकड़ों औरतों ने जोहार करके अपनी जान दे दी। रावर के गढ़ को भी मोहम्मद कासिम ने जीत लिया। उसके बाद मोहम्मद कासिम ने राजा दाहिर की राजधानी अरोर को भी जीत लिया और दाहिर के बेटे जयसिंह को ब्राह्मणाबाद के किले में घेर लिया। 6 महीने तक यह लड़ाई चली, जिसमें आखिरकार राजा जयसिंह के एक मंत्री ने मोहम्मद कासिम की मदद की और उसे ब्राह्मणाबाद में घुसने का रास्ता बता दिया, जिसके कारण ब्राह्मणाबाद भी मोहम्मद कासिम के हाथों में आ गया।
इसके बाद ईस्वी सन 713 में मोहम्मद कासिम ने सिंध के सबसे बड़े शहर मुल्तान पर हमला किया, जहां उसने मुल्तान शहर की पानी की सप्लाई लाइन काट दी, जिसकी वजह से पानी के लिए तरसे हुए मुल्तान शहर ने मोहम्मद कासिम के सामने घुटने टेक दिए। कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान से उसे बहुत सारा सोना मिला, जिसको लूटकर उसने अपने खलीफा के लिए भेज दिया। इस प्रकार से भारत का सिंध का इलाका पूरी तरह से मोहम्मद कासिम के हाथों में आ गया। राजा दाहिर एक ब्राह्मण शासक था और उसने राजपूतों को हराकर अपना राज्य कायम किया था। इस वजह से पास के राजपूताना के राजपूतों ने राजा दाहिर की कोई मदद नहीं की। राजा दाहिर के अलावा उसका भाई बजहरा भी सहवान में मोहम्मद कासिम से हार गया था। इसी सिंधी ब्राह्मण डायनास्टी के खत्म होते ही सिंध में, या कह सकते हैं भारत में, इस्लामी शासन की शुरुआत हो गई। भारत में इस्लामी शासकों की एंट्री तो हुई, लेकिन जिस प्रदेश में ये शासक आए वो प्रदेश ज्यादातर आज के पाकिस्तान में है। आज जिसे हम भारत कहते हैं वहां तक, यानी मुख्य भूमि भारत तक आते आते इस्लाम को और 500 साल लगे, लेकिन उसके बाद आने वाले 700 सालों तक इस्लामी राज्यकर्ताओं ने भारत पर राज किया। अब जानते हैं मोहम्मद कासिम के साथ क्या हुआ। ईस्वी सन 713 के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कोई हमला नहीं किया और 20 की उम्र में ही ईस्वी सन 715 में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद कासिम को अरब में वापस बुला लिया और उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद कासिम के मृत्यु के बाद भी अरब कमांडरों ने भारत पर अपनी पकड़ को कायम रखा और आने वाले कई सालों तक भारत के सिंध इलाके पर राज किया। इतिहास के पन्ने की इस सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों के बारे में जानेंगे, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।